नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं ले आया हूँ। हर सैटरडे की सुबह मैं लाता हूँ आईआरएफसी के ऊपर एक वीडियो। और इस बार भी मैं जो वीडियो आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, उसके पीछे का जो रैशनल है वो यही है कि जो भी मेरे को क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज आती हैं रिगार्डिंग आईआरएफसी, मैं कोशिश करता हूँ एक ही दिन में उन सभी तमाम जो क्वेरीज हैं आपकी, उसका आंसर कर सकूँ। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसका जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो सबसे कह लीजिए आप सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल है, वो है डिविडेंड को लेकर के कि कंपनी ने इस बार डिविडेंड क्यों नहीं दिया और कब डिविडेंड देगी। ठीक है, और जो ये सडन गिरावट आ रही है उसमें करना क्या है। दोस्तों, काफ़ी रैशनल जवाब दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ इसमें आपके साथ ज़रूर चर्चा करूँगा, और किन के लिए आईआरएफसी एक बहुत अच्छा मौका देने वाली है ये भी बताऊँगा। तो इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको अगर आईआरएफसी के ऊपर कोई भी डाउट रहता है, अगर आप निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं, और किस तरह की आईआरएफसी में निवेश की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप समझिए इस चीज़ को, आईआरएफसी कोई नॉर्मल स्टॉक की तरह भी बिहेव नहीं करेगा और ना करना चाहिए इसे। क्योंकि सरकार की होल्डिंग 86% है, प्लस ये एक डिविडेंड स्टॉक है दोस्तों, ना कि कोई ग्रोथ स्टॉक है। तो वीडियो के अंत तक देखिए, आपके काफ़ी डाउट्स जो भी आपके सवाल होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.89% की फिर गिरावट है, और आईआरएफसी में थोड़ी सी गिरावट कह सकते हैं आपकी थोड़ी ज़्यादा हुई है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो इस शेयर ने ऊपरी आप देख लीजिए तो लगभग लगभग एक समय में 6% ज़्यादा गिरावट दिखाई थी एक महीने में। ठीक है, और पिछले 6 महीने में देखें तो 3.5% की, 3.25% के आसपास। और पूरे एक साल में इस स्टॉक ने दोस्तों केवल एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, वही -12.23% का। और देखिए, आईआरएफसी में ना एक आईआरएफसी में एंट्री सही समय होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ये समझते नहीं है, और न्यूज़ ड्रिवन में आते हुए कह लीजिए आप 23 रुपये में हमेशा एंट्री ले लेते हैं, 25 रुपये में एंट्री ले लेते हैं। भाई साहब, ये बहुत बड़े बड़े हर्डल हैं इनके। ठीक है, मैं फिर एक चीज़ दोहराऊंगा, आप आईआरएफसी को एज अ डिविडेंड स्टॉक खरीदे प्लीज़। ठीक है, डिविडेंड स्टॉक नहीं, ये कोई ग्रोथ स्टॉक नहीं है दोस्तों। और डिविडेंड जो है मैं बताऊंगा इसका, ये कब देने वाली है। ठीक है, आप देखिए ये जो लाइन है, ये इसकी ये जो लाइन है दोस्तों, इसने अभी तक पिछले एक साल में नहीं तोड़ी है। और ये लेवल कौन सा है दोस्तों, आप देखिए, ये है 26 रुपये। ठीक है, जो 26 रुपीज़ दोस्तों, ₹26 इसने अभी तक नहीं तोड़ा है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, इसमें जो मैंने एंट्री ली थी, मुझे ये शेयर पता है अच्छा लगता है, लेकिन जब तक इसमें गिरावट नहीं हुई मैंने इसे लगभग, ये 20 रुपये 80 पैसे का दोस्तों, इसने 20 रुपये 55 पैसे का इसने 52 वीक लो लगाया था। मैंने इस शेयर में एंट्री लगभग 21 रुपये 50 पैसे के आसपास ली थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं फिर कहूँगा बॉटम किसी को नहीं पता दोस्तों। ठीक है, मैंने एक स्मॉल चंक लिया था, और अब मैं चाह रहा हूँ लिटरली दोस्तों, भारत सरकार की इसमें 86% से ज़्यादा की स्टेक है। मैं चाहता हूँ सरकार अगर इसे बेचे आने वाले 1-2 सालों में, ये स्टॉक मुझे अगर 15 से 18 रुपये में अगर मिल जाता है दोस्तों, लिटरली मैं आई विल बाय इट विथ माई बोथ हैंड्स। और प्लीज़ गाइस, रैशनल को समझें। अगर, क्योंकि देखिए 86 से सरकार को एटलीस्ट मिनिममली 75% जाना पड़ेगा, यानी कम से कम 11% की अपनी स्टेक इसमें सेल करनी पड़ेगी। और अगर ये गिरता है 15-18 रुपये के आसपास आता है, अच्छे से खरीदारी करूंगा दोस्तों। लेकिन मेरा रैशनल ये रहेगा कि मैं इसे ना एक दोस्तों कह लीजिए आप एफडी की तरह इसे मानता हूँ इस स्टॉक को। ठीक है, अच्छे प्राइस में एंट्री लेता हूँ, ये 4-4.5% का मुझे आप कह लीजिए डिविडेंड देता है। ठीक है, और अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन में 10 से 12-13% की ये मुझे रिटर्न भी दे चुका है। ठीक है, तो यानी मोर और लेस आपको ये 17% की रिटर्न देता है, अगर आपने एक कहना चाहिए स्ट्रैटेजी के तौर पे इसमें एंट्री ली है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं डिविडेंड की। देखिए, समझिए ये जो गिरावट है वो क्यों की जा रही है, क्योंकि अब जो है ना इसे गिराया जाएगा ऑपरेटर्स के द्वारा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाले दोस्तों, जिसके Q4 आने वाले हैं, ठीक है, उस समय ये डिविडेंड देगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वार्टर कब है, ये नेक्स्ट क्वार्टर, ये जो इसने पिछली बार डिविडेंड दिया था, जो इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था दोस्तों, वो दिया था फरवरी में, फरवरी 17 में, फिर नवंबर में।
ठीक है। और इस बार तो इसने डिविडेंड दिया नहीं। कई लोगों को यह अनुमान था कि भाई ये इस बार नवंबर में डिविडेंड देगा, क्योंकि इसने नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में यानी पिछले क्वार्टर में इसने भाई हमको डिविडेंड दिया था। अब दोस्तों ये बात हो रही है कि उसके बाद जो फरवरी आती है, पिछली बार फरवरी में इसने दिया था, इस बार इसने नहीं दिया, माफ कीजिएगा। तो इस बार जो इसने फरवरी में था इसने डिविडेंड नहीं दिया। तो अब कईयों का मानना है कि क्या नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड देगा, तो देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है आने वाले इसके Q4 के बाद ये आपको डिविडेंड ज़रूर से ज़रूर देगा। और जहाँ तक की है ₹1 से ज़्यादा का डिविडेंड देगा दोस्तों, ठीक है, मोर देन ₹1। और ये मुझे पर्सनली लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, कि ये शेयर हमें डिविडेंड दे। और मैं आपको बताऊं आने वाले समय में, और देखिए इसे फाइनल डिविडेंड तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसने पिछली दो बार में इंटरिम डिविडेंड दिया है दोस्तों, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड दिया है। इस बार ये फाइनल डिविडेंड देगा, कितने की देगा नहीं पता। ₹1 देखिए अगर दे दे तो ठीक है, लेकिन मुझे ₹1 के चांसेस लगते हैं कि ₹1 दे देगा। देखते हैं, क्योंकि बाजार में दोस्तों निवेशकों का बहुत ज़्यादा दबाव है इस कंपनी में। इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद उसने रिजल्ट क्यों नहीं दिए, इसीलिए इसे दोस्तों एक एक कह लीजिए आप एक फाइनल डिविडेंड देना है। अब वो कंपनी को डिसाइड करना है कितना देना है। मुझे अप्रॉक्सीमेटली लगती है दोस्तों 80 पैसे से लेकर के ₹1 के बीच में डिविडेंड होगा, ठीक है। और जब ये लेवल आएंगे ना दोस्तों, जब Q4 के रिजल्ट आएंगे, आप देखिएगा अभी जो गिरावट है अचानक से इसमें थोड़ा सा कहना चाहिए बाइंग इनिशिएट हो जाएगी, क्योंकि वो समय होता है दोस्तों डिविडेंड का। तो ये आपकी बात होगी डिविडेंड की। दूसरी चीज़ ये है, कई लोगों का ये मानना है कि क्या कंपनी जो अभी जो बजट आया है उसमें 400 से ज़्यादा वंदे भारत की ट्रेनें बनने वाली हैं, तो उससे क्या कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों स्ट्रेट आंसर है नो। क्योंकि देखिए होने वाला है मैं मानता हूँ, लेकिन नो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आईआरएफसी ऑलरेडी करती है। और आईआरएफसी का मेन बिजनेस जो दोस्तों वो इंफ्रा को कह लीजिए आप, इंफ्रा को स्पॉन्सर करना नहीं है। इसका 98 कह लीजिए 97 to 98% इसका बिजनेस जो है वो रोलिंग स्टॉक्स होता है दोस्तों रेलवेज में। जो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जो बड़े ट्रेलर ट्रॉली या कह लीजिए जो अर्थ मूवर्स होते हैं, सरकार को उसे कहना चाहिए फाइनेंस करने में मदद करती है दोस्तों, उसे लीज में लेने में मदद करती है। इसका मेन बिजनेस वो है। आप देखते हो जो बड़े बड़े इंजन होते हैं उसमें जो पार्ट्स हो गए या कह लीजिए जो भी इस तरह के जो होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा फोकस होता है। और सिर्फ 2% इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कहना चाहिए फाइनेंस में ये कंपनी साथ देती है भारत सरकार का। ये बात कईयों को नहीं पता दोस्तों, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं ये एक डिविडेंड स्टॉक है, इसे जानिए। और आईआरएफसी मेरी पर्सनल में मेरी या मेरी फैमिली की होल्डिंग हो सकती है। और अगर मुझे ये स्टॉक ₹20 को तोड़ करके, क्योंकि देखिए इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है ₹20 के आसपास, ये अगर टूटता है और गिरावट होती है 18-15 के पास जाता है, आई विल बाय इट माई फुल हैंड। बट हाँ, इसे मैं एक एफडी की तरह लेता हूँ। ये मेरे लिए ग्रोथ स्टॉक नहीं है, ये मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है दोस्तों, ठीक है। कोई भी गिराव कहना लीजिए जो इतनी भयंकर गिरावट हो रही है बाजारों में, उसके सामने मेरे पोर्टफोलियो को ये केवल हैजिंग का काम करता है। मैं इसे कोई मल्टीफोल्ड रिटर्न की बिल्कुल भी कयास नहीं लगा सकता, एटलीस्ट जब तक आप कह लीजिए कि भारत सरकार इस पर अपना स्टेक 86% से घटा के नहीं कम करती दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे आपको लिखा ही मिलेगा दैट गिवन दैट द मार्केट गेन 30% लास्ट ईयर, IRFCs might be miffed that they lost 3.8% even including dividend। पिछले एक साल में -3.8% दोस्तों इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इसमें डिविडेंड भी शामिल है। वाइल द एम इज टू डू बेटर देन दैट, बल्कि इसको इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना था। इट्स वर्थ रिकॉलिंग दैट इवन ग्रेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समटाइम अंडर परफॉर्म फॉर ईयर और मोर। देखिए ये बात जान के रखिए, कभी कभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म जो गेन के स्टॉक्स होते हैं, वो कभी भी साल 2 साल नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। और वही हाल इसका हो रहा है, इस आर्टिकल में आपको लिखते हुए मिलेगा। Now notably the loss over the last year isn't as bad as the 11% drop in the last 3 month। और जो पिछले 3 महीने में दोस्तों लॉस है वो 11% का हुआ है, ठीक है। तो जो पिछले साल में जो -3.87 दिख रहा है, उसमें जो पिछले 3 महीने में जो ये 11% की गिरावट है वो उस कारण ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक सम होल्डर्स हैव बीन डंपिंग द स्टॉक ऑफ, एंड दैट्स नॉट अ बुलिश।
देखिए इसका साइन ये है कि कोई बड़ा निवेशक इसे डंप कर रहा है, ठीक है। और मैं देखिए ये बुलिश साइन तो नहीं है, लेकिन ये एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा, क्योंकि अगर पिछले 3 महीने में 11% स्टॉक गिरा है, और देखिए IRFC को गिराना ईजी नहीं है, बहुत सारे शेयर्स हैं इसके बाजार में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये गिर भी रहा है दोस्तों, और अगर आने वाले समय गिरावट तेज होती है, मैंने आपसे फिर कहा कोई बड़ा इसमें इन्वेस्टर सेल कर रहा है, 15-16 के रुपए आसपास मिलता है, 18 रुपए के आसपास, आई विल बाई इट फॉर एज अ डिविडेंड स्टॉक दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आपके सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और IRFC में अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो आपको यहाँ पे उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।